बच्चों सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस यानी के पेपर सेकेंड यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर जो अपन बात कर रहे थे संघीय संसद के बाद संघीय संसद यानी संघीय व्यवस्थापिका यानी संसद के बारे में अपन ने जानकारी ली थी, लोकसभा राज्यसभा सभा के बारे में। आज अपन संघीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपके। आप एक बड़ा प्रश्न जो है ये भी आ सकता है इसके ऊपर, तो सर्वोच्च न्यायालय का काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भारत में न्यायपालिका का शीर्ष है ना, शीर्ष है। और ये भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, जो स्ट्रक्चर है, जो पैराफेरनालिया है, पूरा का पूरा जो संरचना है पूरी न्यायपालिका की, उसके शीर्ष पर शीर्ष अदालत, शीर्ष न्यायपालिका, न्यायिक संस्था वो सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो अंतिम है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है वो अंतिम है। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ही अपने फैसलों की समीक्षा कर सकता है, अथवा यदि संसद सर्वोच्च न्यायालय संसद यदि संसद में कानून पारित करती है तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उलट सकती है। ऐसा कई बार हुआ भी है और वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग पूरी एक ये है कि वो न्यायिक सर्वोच्चता बनाम संसदीय सर्वोच्चता की बहस है, और जिसको अपन बहुत ज्यादा आज नहीं देखेंगे, वो किसी और अवसर पर बताऊंगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, इससे संसदीय सर्वोच्चता को माना गया है कि संसद सर्वोच्च है। लेकिन क्योंकि 1980 के बाद से धीरे धीरे न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन का जो है अधिकार विकसित होने लग गया, जिसमें संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा और रद्द करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आप एक प्रकार से विकसित कर लिया। तो अब न्यायिक सर्वोच्चता है या संसदीय सर्वोच्चता है, इसके ऊपर काफी विवाद रहा है। और ये अभी तय नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये विवाद जारी है। ये एक प्रकार से जो है इसके ऊपर निरंतर विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन दोनों ही, संसद भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पलटती है अपने कानून के माध्यम से, और संसद द्वारा बनाए गए, पारित किए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय संविधान की कसौटी पर परखती है और फिर नए पुनरावलोकन के आधार पर उन ऐसे कानून जो कि संसद द्वारा बनाए कानून जो कि संविधान सम्मत न हो सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में, उसको निरस्त भी करती है ना। तो ये न्यायिक सर्वोच्चता बनाम संसदीय सर्वोच्चता चलता है। ये एक बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता किसी भी देश में होती है जहाँ जो लोकतांत्रिक देश हो, जहाँ न्यायिक व्यवस्था जो है वो अहम हो, क्योंकि न्याय का होना और संविधान की व्याख्या करना ये बहुत अहम है। और इसी से लोकतंत्र में आस्था मजबूत होती है, जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है। जो सर्वोच्च न्यायालय भारत में यूं तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में अंग्रेजी राज में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। लेकिन वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया के लिए, लिमिटेड टेरिटरी के लिए था। धीरे धीरे ये विकसित हुआ बहुत। 1935 के भारत संविधान, भारत सरकार अधिनियम के तहत एक फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संघीय न्यायपालिका की स्थापना भी हुई। और आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपने पूर्ण रूप में अस्तित्व में आया। सर्वोच्च न्यायालय की महती आवश्यकता क्यों हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के उद्देश्य क्या है, तो हम जानते हैं कि इसके कुछ कारण होंगे। उन कारणों के संक्षेप में अपन जानकारी करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि भारत एक संघीय देश है। भारत एक संघीय देश है जिसमें एक केंद्र और इसकी विविध इकाइयां, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 9 ये है। तो संविधान के द्वारा इनके बीच में शक्ति का, शासन शक्ति का वितरण, बंटवारा, विभाजन किया गया है। और ये जो किया गया है, तो इसके बीच ही, इसलिए इकाइयों के बीच में या केंद्र और राज्यों के बीच में कई बार विवाद हो सकते हैं। तो उन विवादों का समाधान करने के लिए, संघीय व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए, संघीय व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए एक न्यायिक, सर्वोच्च न्यायिक संस्था का होना बहुत जरूरी माना गया। ये इसका प्रमुख कार्य है, संविधान की व्याख्या करना। देखिए,
संविधान, कई बार ऐसा होता है कि कई संस्थाएं, व्यक्ति और संस्था संविधान को अपने अनुसार परिभाषित करते हैं। कई जगह संविधान एम्बिगुअस यानी कि थोड़ा सा अस्पष्ट सा भी लगता है, तो कईयों को, तो फिर इसलिए उस स्थिति में स्थिति को स्पष्ट करना ये भी सर्वोच्च न्यायालय का काम है। सर्वोच्च न्यायालय ही इसकी व्याख्या कर सकता है। फिर जो एक राजनीति विज्ञान में कहते हैं मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत, जो शक्ति संतुलन और नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन का सिद्धांत, यानी कि शक्ति का वितरण, शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। सरकार के तीनों अंगों को आपस में नियंत्रण एवं संतुलित करना, आपस में करना होता है ताकि लोकतंत्र में बना रहे और तानाशाही स्थापित नहीं हो किसी अंग की। तो न्यायपालिका भी उसका एक प्रमुख हिस्सा है। हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन भी उसी का एक भाग है, उसी के आधार पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। फिर देश के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार। अब नागरिकों के मौलिक अधिकार बहुत अहम हैं लोकतंत्र के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए। तो इन मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, गारंटी कौन देगा? कई बार इसका उल्लंघन भी हो जाता है। तो हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को और 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। ये भी है। तो फिर कई अवसरों पर सरकार को, राष्ट्रपति को परामर्श देना इत्यादि। और हम जानते हैं कि 1980 के बाद से भारत में अनेक नए आयाम विकसित हुए, चाहे वो न्यायिक सक्रियता का हो, है ना, या फिर पीआईएल का हो, जो जनहित याचिका का हो, जिसके आधार पर न्यायपालिका वस्तुतः है व्यवस्थापिका और खासकर ज्यादा कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है ताकि सुशासन कायम रहे, है ना, सुशासन कायम रहे और समाज में सभी वर्गों का हित संवर्धित हो, सुरक्षित हो। तो उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय की महती भूमिका रही है। ये सभी कारण है जिसने सर्वोच्च न्यायालय की औचित्य को पूरी तरह से सही साबित किया। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के ऊपर आएंगे। जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, ये जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश मूल रूप से इसमें शामिल थे। इनको शामिल किया गया था, 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। बाद में 1985 में बढ़ते बढ़ते 1985 में ये संख्या बढ़कर 25 हो गई, यानी कि मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 25 न्यायाधीश होने तय हुए। और फिर उसके बाद 2008 के बाद 2008 में जो संशोधन हुआ, उसके बाद ये जो संख्या है बढ़कर मुख्य न्यायाधीश समेत अब कुल न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 31 होंगे। ये तो कुल जो न्यायाधीश है वो है। और इनके अतिरिक्त समय समय पर यदि राष्ट्रपति को लगे तो वो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सहमति से तदर्थ एडहॉक जजेस की भी नियुक्ति करता है, तदर्थ या अस्थायी जजेस की भी नियुक्ति कर सकता है। वो कुछ बहुत ही अपवाद स्वरूप ही होता है। खैर, तो मुख्य न्यायाधीश में सामान्यतः मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाता रहा था, लेकिन 1973 में पहली बार ये हुआ कि तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन कर जो है एसएम सीकरी की बजाय एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। 1977 में फिर से जो एचआर खन्ना को वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश बनना था, उनकी बजाय उनकी जगह पर ये हमीदुल्लाह को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो वरिष्ठता के नियम का इस प्रकार से उल्लंघन हुआ कुछ अवसरों पर। और बाद में ये कहा गया कि कार्यपालिका का ये हस्तक्षेप है। हम जानते हैं कि आपातकाल के दौरान भी न्यायपालिका एक तरह से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यानी कि कार्यपालिका के प्रति समर्पित न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्रति समर्पित ये जो नौकरशाही है, ऐसे सिद्धांतों की चर्चा होती थी।
तो ये सब जो है ये हुआ। अब अपन आगे अगले व्याख्यान में देखेंगे कि किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, किस प्रकार न्यायिक नियुक्ति और खासकर जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल था, जो न्यायिक नियुक्ति विधेयक था, उसके ऊपर कैसे विवाद हुआ, न्यायपालिका कार्यपालिका में खुद न्यायपालिका ने कैसे उसको रिजेक्ट किया, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एक जानकारी के तौर पर आप ये भी याद रखें कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना चाहिए। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है एस ए मुख्य न्यायाधीश माननीय एस ए बोबडे, ऑनरेबल एस ए बोबडे, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।